स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। तो हिंदी व्याकरण की न्यू सीरीज काव्य सौंदर्य में हम पढ़ रहे हैं अलंकार। तो हम अगर अलंकारों की बात करें तो हम उपमा अलंकार तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी एक समस्या हो गई, उस पर आप गौर करें कि अभी हमने अलंकार के जो भेद हैं या प्रकार हैं, शब्द अलंकार, उसके अंतर्गत हमने पढ़े हैं अनुप्रास, वो यमक और श्लेष, लेकिन डायरेक्ट हमने उपमा पढ़ा दी है। ठीक है, तो वहाँ अब यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे अर्थालंकार। जी हाँ, तो पेन और कॉपी लेकर एकदम तैयार हो जाइए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार और प्रश्न लिखें कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया। हम यहाँ सिर्फ अर्थालंकार को थोड़ा सा ही समझेंगे। तो यहाँ काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो या अर्थों के माध्यम से सुंदरता बढ़े, वहां पर अर्थालंकार होता है। जी हाँ, अब अर्थों के माध्यम से कैसे भाई, जिस तरह शब्दों के माध्यम से चमत्कार हुए थे, सिर्फ वहां फोकस शब्दों पर था, चाहे वो शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, चाहे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, और शब्द में चाहे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो यहाँ अर्थों के माध्यम, अब ये थोड़े टफ पढ़ेंगे क्योंकि अर्थ निकालना आना चाहिए आपको। यानी आपने किसी काव्य या कविता को पढ़ा तो उसमें कवि लिखता कुछ है और उसका मीनिंग उसके कुछ और निकलता, वो आपको समझना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने एक बता रहा हूं यहाँ पे, प्रेम बेली बोई, ये कवयित्री मीराबाई का पद है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो यहाँ अब आप सोचो, ये जो लिखी है पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्रेम बेली बोई। अब प्रेम बेली, बेल यानी लता, तो प्रेम की कोई लता तो होती नहीं, अगर डायरेक्ट से हम समझे कि कोई लता है जो चढ़ गई होगी किसी पेड़ पर, इस तरह से नहीं। प्रेम बेली बोई का अर्थ प्रेम रूपी जो बेल है, यानी कि यहाँ जो परोक्ष में जो दिख नहीं रहा है उसका मीनिंग कुछ और वे में जा रहा है, किसी और अर्थ में, तो वो होता अर्थ, उसे बोलते हैं अर्थालंकार। वहाँ अर्थ निकालना पड़ता, डायरेक्ट अपन यहाँ देख नहीं सकते, जो लिखा है वो ही नहीं समझ सकते, उसके पीछे का भाव जानना पड़ता है अपन को, इसलिए यहाँ है अर्थालंकार। तो यहाँ इसमें प्रेम बेली, तो प्रेम रूपी जो बेल है उन्होंने बोई, वहां पे रूपक अलंकार हो गया है। तो यहाँ अर्थ हुआ है, इन्होंने रूप दिया है, बेल जो होती है उसको कैसा रूप दे दिया? प्रेम, प्रेम एक बेल का रूप दिया है। और यहाँ दो अलंकार है, मैं पहले ही बता दूं, एक तो प्रेम बेली, इस तरह से अगर हम इसे छुपा प्रेम बेली, तो प्रेम रूपी बेल होती है लता, तो यहाँ तो होगा रूप देने का रूपक अलंकार। लेकिन अगर हम प्रेम को छुपा दें तो बेली बोई। यहाँ अब आप कमेंट करके बताएंगे यदि हमने प्रेम को छुपा लिया तो बेली बोई में कौन सा अलंकार, सिर्फ इसमें देखते हैं आप अलंकार भूल तो नहीं गए कहीं, तो बेली बोई में कौन सा अलंकार है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब अर्थालंकार के उपभेदों को। एक बात और बता दूं, हमने पहला उपभेद उपमा अलंकार पढ़ लिया है। जी हाँ, वो इसी के अंतर्गत आता है अर्थालंकार के। और अर्थालंकार की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, यदि हम कविता में शब्दों के पर्यायवाची भी रख देना तो वहाँ चमत्कार खत्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ आपने प्रेम बेली बोई या प्रेम लता बोई ऐसे की लिख सकते हैं, तो इसमें कोई चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही का वैसा बना रहा है। जबकि शब्द अलंकार में चमत्कार खत्म हो जाएगा यदि हम उसी शब्द का पर्यायवाची लाकर रख दें। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आइए पढ़ते हैं हम अगला अर्थालंकार। तो प्रश्न लिखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ, क्योंकि हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब उत्तर लिखें। कविता में जब किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, या काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जी हाँ, मैंने दोनों ही परिभाषाएं लिखा दी और दोनों ही आती हैं। यदि हम सरलता
से समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक वस्तु है कोई सी भी जिससे की तुलना हो रही है किसी और दूसरी वस्तु वो जिससे हो रही है, तो वे उपमेय और उपमान होगा, तो उसका रूप ही कर दिया जाए, आरोप ही कर दिया जाए, या उसे बिल्कुल रूप बना दिया जाए कि ये वो ही है। इसमें क्या है, रूपक में इतना अंतर रहेगा आपको कि इसमें सम समान ये शब्द नहीं होंगे जो उपमा में होते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण है, एक तो मैंने पहले उदाहरण आपको प्रेम बेली बोई, तो वहां बेली को कैसा रूप दे दिया, प्रेम का, तो वो रूप दे ही दिया, उसके बीच में कोई ऐसा साधारण वाचक गुणधर्म नहीं था, सम समान। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं या पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से। अगला अगर हम उदाहरण की बात करें तो वो है, आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये एक कविता की लाइन है, ये जयशंकर प्रसाद की लिखी कविता है। देखिए क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ अर्थ समझना है हमको, यहाँ क्या किसको किसका रूप दिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अंबर यानी होता है आपका आसमान, तो वो किसका रूप दे दिया अंबर को, पनघट, पनघट जो पानी भरने वाला घाट होता, कुआं, पनघट। और यहाँ दूसरा तारा को किसका रूप दे दिया, घट, यानी आकाश में जो तारे हैं वो किसका रूप में प्रकट कर रहा है कवि, यहाँ घट, घट यानी होता है घड़ा। ठीक है, किसका पर्यायवाची है जी, घड़ा या मटका, उसे बोलते हैं घट। ठीक है, तो ये, और दूसरा है उषा नागरी, उषा को रूप दे दिया नागरी का। अब उषा कौन है भाई, उषा किसका पर्यायवाची, उषा जो है वो सुबह यानी कि भोर जब होती है ना, सुबह सुबह, उसका पर्यायवाची है उषा। 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच के समय को उषा काल कहा जाता है। ठीक है, तो उसे, और नागरी एक बार और पढ़ा था हमने, नागरी, तो नागरी है पर्यायवाची स्त्री का, यानी कि उस उषा यानी कि जो सुबह भोर होती है, भोर को एक स्त्री का रूप दिया है। तो यहाँ रूप दिया है बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे इसमें कोई बीच में साधारण गुणधर्म नहीं है, न सा है, न सम है, न समान है। ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने आरोप किया है। तो अंबर को पनघट का रूप दे दिया, तारा को घड़े का रूप दे दिया कवि ने, और उषा को स्त्री का रूप दे ही दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ अर्थ समझना है, हमें यहाँ शब्दों से कोई अर्थ मीनिंग नहीं निकालनी है, सिर्फ इसके पीछे का जो है भाव उसे समझने की। तो क्या हुआ इसका अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में जो उषा स्त्री है वो सुबह, माने सुबह हो रही, भोर, तो क्या होता है जब सुबह होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि तारे छिप जाते हैं ना, जब सुबह होती, जैसे जैसे सुबह होती जाती है वैसे वैसे तारे छिप जाते हैं, तो वही है। तो ऐसा लग रहा है वो जो उषा रूपी स्त्री है वो घड़े को यानी सारे तारों को लेकर, ऐसा लग रहा है जैसे पनघट यानी कि आकाश में डुबो रही, यानी छिप गया तो डुबो दिए उसने। तो ऐसा कवि का भाव हो रहा है यहाँ पर देखने। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ भी अब चरण सरोज, अब देखिए सरोज होता है कमल का पर्यायवाची, यहाँ अर्थ समझने की कोशिश करना। चरण सरोज पखारन लगा, तो चरण यहाँ सम भी नहीं है, डायरेक्ट रूप चरण को किसके रूप में रख दिया, कमल के। तो उनके जो चरण है वो कमल ही हैं, कमल के समान भी नहीं हो रहा, बिल्कुल कमल ही हैं। तो ऐसे चरणों को हम पखारने लगे हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है होमवर्क यानी कि गृह कार्य। जी हाँ, बहुत समय बाद गृह कार्य दे रहे हैं आपको, इसी उम्मीद से कि आप उसका जो सही उत्तर है उसे चुनकर कमेंट में लिखेंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार, और चौथा है रूपक अलंकार। अब आपको सही वाला विकल्प चुनकर कमेंट में लिखना है। इसी के साथ आज की उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।